और साथ में ये भी कह रहे हैं कि भाई अगर ट्रायल शुरू नहीं हो रहा, टाइम लग रहा है, तो ऐसे में लाइफ लिबर्टी किसी की छीनी नहीं जा सकती है। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि बेल इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। तो क्या ये सारे सिद्धांत किसी खास धर्म और जाति के लोगों के बारे में लागू नहीं होते? ठीक है, विपक्ष के लोगों को मान ली राहत मिल रही है, लेकिन ये जो मानवाधिकार एक्टिविस्ट हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको आपने तथाकथित माओवादी के नाम पर कि माओवाद के प्रति इनके मन में, तो आप एक मीटर बनाइए ना, और हम लोग सब लोगों को जो है पूरा जो है प्रधानमंत्री से लेकर के और संतरी तक जो है वो मीटर से जो है चेक करके देखा जाए कि किसके मन में क्या है। हो सकता है कोई माओवादी हो तो कोई अडानी का भी तो हो सकता है मीटर में से निकले कि ये देश के लिए नहीं अडानी के लिए सोचता है। जिनका आपने नाम लिया, उमर या जो भी कुछ भी लोग हैं, ये लोग पॉलिटिकल प्रिजनर, और इनके ऊपर जब जब ये सारे मुकदमे खत्म होंगे तो या तो इस पूरे चीज पर लोग हंसेंगे या थूकेंगे। दो ही चीज है, इनके अलावा तीसरा कोई चीज काम नहीं होने वाला। पहला जो परसेप्शन है इंडियन जुडिशरी का, हाईएस्ट जुडिशरी का, आपको मैं बता दूं कि वो पाकिस्तान से भी लोअर साइड पे है। पाकिस्तान की जुडिशरी का प्रेस्टीज जो है वो बेहतर है बनस्पत भारत के हायर जुडिशरी का। सबसे पहले ये जो बेल एक्सेप्शन है उसमें जो छीन छीन के कार्रवाई हो रही है, ये जुडिशरी पर बहुत बड़ा ब्लॉट है, धब्बा, बहुत गंदा धब्बा है, जान लीजिए आप। बहुत सारे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स है। राहुल गांधी को धमकी दी गई है और आज कैबिनेट में पास किया है वन नेशन वन इलेक्शन। इसके अलावा एक और खास बात है, इन दो मुद्दों पर कल चर्चा करेंगे, लेकिन खास बात यह है कि न्यायपालिका की ओर से बार बार एक स्टेटमेंट आता है कि बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन। क्या यह सही है? कितना प्रासंगिक है? ये सोचने की बात है। डॉक्टर अंबेडकर का भाषण मैंने कई बार पढ़ा है, और एक भाषण में उन्होंने कहा था कि कानून के सामने समान होना एक अलग बात है, लेकिन प्रशासन और व्यवस्था के सामने समान होना दूसरी बात है। मतलब ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी भी कहते हैं। उस संदर्भ में पूना के लॉ लाइब्रेरी में उनका बहुत जबरदस्त भाषण है 1952 का। और प्रशासन की नजर में समानता होने का, कानून की नजर में तो सब समान है, सबके राइट्स हैं, लेकिन प्रशासन उसकी बात मानता है कि नहीं मानता है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो चाहे वो न्यायपालिका हो, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये न्यायपालिका की ओर से बार बार ये बात आती है कि आपने सुना होगा, लगातार देखा होगा, डिबेट उसी मुद्दे पे कि जेल इज एक्सेप्शन, बेल इज रूल। उमर खालिद, खालिद सर, मिरान हैदर, गुलफिजा फातिमा, प्रोफेसर हनी बाबू, संजीव भट्ट, तमाम आप ले लीजिए। भीमा कोरेगांव मामले में कितने लोग पे केस, कितने लोग जेल के अंदर, कौन सा क्या अपराध है, क्या एविडेंस है, क्या अभी तक न्यायपालिका को ये नहीं पता लगा है, क्या जुडिशरी, ये क्या एग्जीक्यूटिव एविडेंस प्रोड्यूस करने में फेल रही है, तो जिम्मेदारी किसकी? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। एज यूजुअल जेपी सिंह साहब, कई दिन बाद हम लोग साथ मिल रहे हैं। अभी थोड़ा मैं भी व्यस्त था, जेपी सर भी व्यस्त थे, सूरज मंडल साहब हैं, आप जानते हैं, दोनों लोगों को लगातार अम्बेडकर नामा पर आप सुनते हैं। आज चर्चा इसी विषय पे होगी। दो और साथी, राजेंद्र पाल गौतम, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर दिल्ली गवर्नमेंट, वो भी जुड़ेंगे, और मयंक लॉयर हैं, वो भी जुड़ेंगे। खास बात यह है, जेपी साहब वकील भी हैं, पत्रकार भी हैं, संपादक भी हैं, सूरज जी एकेडमिशियन है, मयंक लॉयर है, और राजेंद्र पाल गौतम लॉयर और पॉलिटिशियन भी। तो चर्चा इसी पे करेंगे। आज सबसे पहले जेपी सर से शुरू करते हैं कि सर ये क्या मामला है? उमर खालिद 4 वर्षों से जेल में, कई ऐसे लोग, मैंने नाम आपको गिनवाए, और अच्छा लगता है कहने में कि बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन। और एक कहावत हमने और सुनी कि शो मी योर फेस आई विल शो यू द रूल्स, और उसको थोड़ा एक्सटेंड में करता हूँ कि शो मी योर आइडेंटिटी आई विल शो यू द रूल्स। आइडेंटिटी, रीजनल, कास्ट, एनीथिंग। सर स्वागत है।
सर, सर फेस और आइडेंटिटी एक ही चीज है, घुमा फिरा के शब्दावली का अर्थ है बस, मतलब जी अंतर है बस। जी देखिए सर, आपको बेल इज रूल और एक्सेप्ट जो है वो जेल, नहीं, बेल इज एक्सेप्शन, मैं बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन जो है, जी ये मैं 2024 से ही बात कर रहा हूं। इस देश में आज की डेट में दो सबसे बड़े कड़े कानून हैं, यूएपीए और पीएमएलए, जी जिसमें बड़े बड़े बुद्धिजीवी, आतंकवादी, कथित आतंकवादी, जिनको ये सजा नहीं दिला पाते, जिनके खिलाफ ये सबूत नहीं पेश कर पाते, बड़े बड़े आपके जो पॉलिटिशियन, चिदम्बरम तक समझ लीजिए आप, उनको जो है ये जो है जेल भेज देते हैं, और सिंगापुर से आज तक कभी एविडेंस ही आ रहा है। वो बेल जो है वो क्या कहते हैं, इस रूल वाले नियम में मान लीजिए कि उनको जो है अंततः उनकी सुप्रीम कोर्ट से जमानत हो गई। तो इसमें मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि फरवरी के महीने में 2024 में जी यूएपीए के एक मामले में जी सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि यूएपीए पीएमएलए में जी बेल इज एक्सेप्शन, जेल इज रूल। ये फरवरी 2024 की बात है, और जुलाई अगस्त 2024 आते आते सुप्रीम कोर्ट वही है, जजों का सेट वही है, लेकिन हाँ, उस समय जो जज फरवरी में जिन्होंने ये कहा था वो भी सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन इस समय दूसरे के कोर्ट में दो तीन जजों के मामला चल रहा है, जहां से आ रहा है कि बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन। सुप्रीम कोर्ट वही है, जज साहब लोग वही हैं। दो जज जो उस समय थे उन्होंने जो है कहा कि नहीं, ये जो इतना कठोर कानून है और इसमें बेल का कोई प्रोविजन नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट में मतलब एक दूसरा सेट जजों का है तो सब इक्वल हैं और सब बराबर माने जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग माने रूलिंग। अब वो कह रहे हैं कि जो है वो यूएपीए में भी, पीएमएलए में भी बेल जो है वो क्या कहते हैं नियम है, और जेल जो है एक्सेप्शन है। तो भाई साहब, ये जो फरवरी से लेके जुलाई अगस्त, फरवरी में मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 6 महीने ये जो 5-6 महीने 7 महीने में, 5 महीने से 7 महीने में जो सुप्रीम कोर्ट ने टर्न अराउंड लिया है, अब उसमें जस्टिस गवाई, जस्टिस ओका, जस्टिस सूर्यकांत की पीठ से भी साफ जमानत केजरीवाल की ही मिल गई, आपके जस्टिस संजीव खन्ना, और उस समय जस्टिस सुंदरेश और एक और कोई जज थे जिन्होंने कहा था कि जो है बेल जो है वो एक्सेप्शन है, वो जेल है। सुप्रीम कोर्ट वही है, पीएमएलए कानून वही है, यूएपीए कानून वही है, लेकिन फरवरी में जो नजरिया था, जज जो है, जो ब्रदर जजेस हैं, उनके जो है वो मास्टर ऑफ रोस्टर के द्वारा बेंच बदले जाने के कारण जो बेल जो है एक्सेप्शन था वो बेल रूल में के रूप में आ गया। लेकिन आप कैसे इसको कह सकते हैं, क्योंकि दो जजों के बेंच का फैसला दो जजों की पीठ से दूसरे मामले में उलटता रहता, तभी तो बेल एक्सेप्शन से जो है वो बेल रूल में आ गया। फिर अगर जो है आगे चल करके फिर वही जज बैठ गए इस तरह के मामले में, और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, इसके पहले वाला गलत था, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब कंट्राडिक्टरी जो है जजमेंट है फरवरी का और ये जुलाई अगस्त सितंबर का, तो क्यों नहीं एक बड़ी बेंच बना के ये डिसाइड करता कि बेल इज एक्सेप्शन और बेल इज रूल। नतीजा है कि जब जज बदलेंगे तब जो है वो क्या कहते हैं, उनके विवेकानुसार, विवेकाधीन कोटे के अनुसार वो जो है वो क्या कहते हैं ईडब्ल्यूएस हो जाएगा, कि बेल जो है जेल रहेगा, बेल एक्सेप्शन रहेगा। ये तो एक बात हो गई। अब दूसरी बात, ये जो बेल एक्सेप्शन और जेल वाला मामला है, ये भी ज्यादातर पॉलिटिशियन के मामले में इस्तेमाल हो रहा है, एक्टिविस्टों के मामले में नहीं हो रहा है। आपने कई नाम गिनाए, उमर खालिद गिनाए, सरजील इमाम है,
आपके क्या कहते हैं, और सबसे बड़े जो बुद्धिजीवी पकड़े गए हैं, जिसमें एक भी जो है तथाकथित कोई वर्कर नहीं है, कि कोई जो है घुरऊ कटवारू या कोई रास्ता चलते जयप्रकाश श्याम प्रकाश पकड़ के बंद किए गए हों। सब एकेडमिशियन, सब जो है बड़े बड़े जो है क्या कहते हैं बौद्धिक लोग पकड़े गए हैं भीमा कोरेगांव मामले में। जी जी जी। कुछ लोगों का जो है टेक्निकल आधार पर इधर उधर से मान लीजिए जमानत हो गई बीमारी के आधार पर, लेकिन अभी भी कई लोग जेल में हैं। उनके लिए जो है वो क्या कहते हैं बेल एक्सेप्शन या बेल इज रूल का फार्मूला क्यों नहीं लगाया जाता? इसमें एक नुक्ता और कोर्ट ने दिया है, वो 2 लाइन ये भी लिखवाते हैं, क्योंकि इतने दिन से ये जेल में हैं और जो है दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है कि इनके जो है क्या कहते हैं केस की सुनवाई जल्दी होगी, तो उसमें बहुत विलंब जो है वो प्रतीत हो रहा है, इसलिए जो है क्या कहते हैं वो बेल इनको दी जाती है। तो भैया भीमा कोरेगांव तो सबसे पुराना मामला है, 5 साल से ज्यादा समय से लोग वहां पर पकड़े के जो है वो आपने बंद कर रखा है। आज तक उसमें प्रारंभिक गवाही भी नहीं हुई, और जितने लोगों की आपने गवाही दी है लिस्ट, अगर उन सब की गवाही होने लगे तो पता नहीं कितने साल लगेगा। ये सब भी जो है प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सब लहरा रहा है और चमक रहा है। फिर तमाम लोगों को आप गौरी लंकेश जैसी जो है वो क्या कहते हैं एक्टिविस्ट, दाभोलकर जैसे एक्टिविस्ट के मामले में आपकी अभी जो है सुनवाई में बहुत देरी है, उसके आधार पर उनके लोगों को जो है जो उसके आरोपी हैं उनको आप जमानत दे रहे हैं। तो भीमा कोरेगांव वालों ने कौन सा काना भाटा खाया है जो आप उनको जो है क्या कहते हैं, उनको जो है उनके जमानत की एप्लीकेशन आती है तो आप लटकाने पर लटकाने लटकाने पर लटकाने के उस पे आ जाते हैं। आपने जिनका नाम लिया उमर खालिद का, इतने दिन तक लटका उसका मामला था, और लटकते लटकते जो है अंत में उसने अपना विड्रा कर लिया कि भाई हम लोअर कोर्ट से आएंगे। 5 साल उसका पूरा हो गया, 6वें साल में वो भी प्रवेश कर रहा है, या 4 साल पूरा हो गया 5वें साल में प्रवेश कर रहा है। तो वहां क्यों नहीं? वो सीएए के आंदोलन के समय से बंद है। अब सीएए का आंदोलन हो, आप यूएपीए लगा दें, आप वो लगा दें, सबसे पहले ये जो बेल एक्सेप्शन है उसमें जो छीन छीन के कार्रवाई हो रही है, ये जुडिशरी पर बहुत बड़ा ब्लॉट है, धब्बा, बहुत गंदा धब्बा है, जान लीजिए आप कि आप छीन छीन के जो है क्या कहते हैं मतलब कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है, विपक्ष के लोगों को मान लीजिए राहत मिल रही है, लेकिन ये जो मानवाधिकार एक्टिविस्ट हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको आपने तथाकथित माओवादी के नाम पर कि माओवाद के प्रति इनके मन में, तो आप एक मीटर बनाइए ना, और हम लोग सब लोगों को जो है पूरा जो है प्रधानमंत्री से लेकर के और संतरी तक जो है वो मीटर से जो है चेक करके देखा जाए कि किसके मन में क्या है। हो सकता है कोई माओवादी हो तो कोई अडानी का भी तो हो सकता है मीटर में से निकले कि ये देश के लिए नहीं अडानी के लिए सोचता है, ये देश के नहीं लिए नहीं अंबानी के लिए सोचता है, ये टाटा बिरला के लिए सोचता है। केवल माओवादी है, ये पुतिन के लिए सोचता है, ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए सोचता है, तो भारत के लिए तो नहीं सोचता ना। ये शी जिनपिंग के लिए सोचता है तो भारत के लिए तो नहीं सोचता। तो उसका भी मीटर लगा लीजिए आप, एक मीटर का इजाद कराइए, दुनिया में कहीं हो तो दिखाइए कि सबके लगा लगा के देखा जाए कि इनके मीटर में इनमें क्या है। अरे ना आपके पास वो है, खाली आप जो है मतलब क्या कहते हैं संदेह के आधार पर आप जो है वो लोगों को उठा करके बंद कर दिया आपने, और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब लोग कहते हैं कि वेरी सीरियस वेरी सीरियस। जिस समय मामला आपको याद होगा कि जब आपका जो है राफेल का चला था, और उसके बाद सीबीआई के जो है डायरेक्टर का भी मामला जो चला था, उस समय जो है ये जो आपका लिफाफा रिपोर्ट थी, उस लिफाफा रिपोर्ट के लेके काफी जो है बवाल हुआ था, और उसमें अंत में हुआ था कि अब कोई लिफाफा सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार नहीं किया जाएगा, जो कुछ होगा ओपन में होगा। एकदम। तो ये जो लिफाफा वाला जो आरजी कर वाले में चल रहा है, ये क्या है सर? लिफाफा वाला जब आता है मामला जो है आपके क्या कहते हैं भीमा कोरेगांव वाला, तो उसमें भी लिफाफे में रिपोर्ट आ जाती है। अब उसमें क्या लिखा हुआ है रिपोर्ट में भगवान जाने। और मैं तो यहाँ प्रशांत भूषण को कोट करना चाहता हूँ, जिन्होंने अलानिया कहा कि इनका डोजियर इन लोगों का जो है सरकार के पास है, और समय समय पर दिखाती रहती है। हो सकता है लिफाफे में यही एक लाइन लिख के आता हो कि गुरु तुम्हारा डोजियरवा में ये लिखा हुआ है, दिखा दें।
हाँ, वेरी सीरियस, वेरी सीरियस, वेरी सीरियस। समझे आप? ये इसे विचलित करने वाला है। वेरी, क्या तमाशा बना रखा है जुडिशरी का यार। फिर आप जज बना रहे हो और जो है आपका एप्लीकेशन गई तो बहुत दफे तो इसलिए भी मामला जो है आप लटका देते हैं कि साहब हम नहीं सुनेंगे, दूसरा सुनेगा। जिस समय आपका रोस्टर बन रहा होता है तो आप क्यों नहीं उस समय ही कह देते हैं कि हम नहीं सुनेंगे? सुनवाई के समय कहते हैं कि हम नहीं सुनेंगे। अब नया जज जो है उसमें नियुक्त हो, अब नया जज नियुक्त हो, फिर 2-4 दिन चला मामला। इसी तरह जो है रिजर्व जजमेंट का मामला है। इसी तरह 2 जज हैं तो एक जज ने का कह दिया, एक जज ने खा कह दिया, तीसरे जज के पास गया तो फिर 15 दिन 1 महीना लगता। माने एन केन प्रकार आपको प्रिवेंशन डिटेंशन में अगले को रखना ही है और मानवाधिकार का उल्लंघन करना है। आप एक और कह रहे हैं कि मानवाधिकार का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और ये सब क्या है भाई? मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं है तो पिछले 10 साल से लगातार मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ कि तमाम जेल में विचाराधीन कैदी इतने इतने साल से बंद है कि वो अपनी सजा के पीरियड के लगभग बराबर पहुंच रहे हैं, आधे से अधिक काट चुके हैं। उनके लिए भी एक साहब इनको बेल दिया जाए, उनको भी आप बेल नहीं देने दे रहे हैं। अगर आप इतने अक्षम हैं कि आप कानून और व्यवस्था की स्थिति को नहीं जो है कंट्रोल कर सकते, तो आप भाई साहब सत्ता से हट के अपने घर में जाके क्यों नहीं जो है बलराम जी का भजन करते हैं कि राम जी आने वाले हैं, हम सबरी का बैर रखे हुए हैं उनको खिलाने के लिए। कौन कहता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जो है मतलब क्या कहते हैं उसको सुशोभित करें? कौन कहता है कि आप जो है वो होम मिनिस्टर बने, प्रधानमंत्री बने और जो है कानून मंत्री बने, या उत्तर प्रदेश के या बिहार के मुख्यमंत्री बने, वहां के जो है वो आपके होम मिनिस्टर बने? कौन कहता है आप नहीं संभाल सकते? नहीं संभाल सकते जाइए, दूसरों को आने दीजिए। सूरज जी से एक टेक लेते हैं उसका। आपके बात मयंक भी जुड़ गए हैं। मयंक लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और पढ़ाते हुए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ पढ़ाते हैं। अच्छी बात यह है कि 2 लॉयर एक एडमिशन है। तो सूरज जी से पहले एक टेक लेते हैं। सूरज जी, बेल इज रूल और जेल इज एक्सेप्शंस। कितना फसाना, कितना हकीकत? अनम्यूट कीजिए। देखिए वो अभी जो सर बोल रहे थे, जेपी सिंह सर सही जी। बोले हैं। और सबसे बड़ी बात है, देखिए 2-3 चीजें हाल में हुई। एक तो पहला जो परसेप्शन है इंडियन जुडिशरी का, हाईएस्ट जुडिशरी का, आपको मैं बता दूं कि वो पाकिस्तान से भी लोअर साइड पे है। पाकिस्तान की जुडिशरी का प्रेस्टीज जो है वो बेहतर है बनस्पत भारत के हायर जुडिशरी का। दूसरी बात है अभी प्रधानमंत्री को भी अब जेल अब भेज दिया। जी दूसरी बात देखिए, बड़ी बड़ी दिलचस्प बात है कि अभी गणेश चतुर्थी वगैरह था जिसमें पहुंच गए साहब चीफ जस्टिस के यहाँ, और एक मीम बना है बहुत धड़ल्ले के साथ सोशल मीडिया पे है कि साहब ने पूछा कि आपको जज लोया बनना है कि गोगोई बनना है, सो समझ लीजिए। अब ये समझिए ये मीम है, और ये जो सर बोल रहे हैं कि वो जो डोजियर दिखा दिया, ये लगभग एक ही लाइन पे चीज है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए बात हम लोग जो 2-3 बातों को बार बार कह रहे हैं, एक तो कोलिजियम सिस्टम पे हमने प्रश्न उठाया था, लेकिन उसके साथ साथ जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर नहीं है जुडिशरी का, कई लोग तो जाति के कारण प्रताड़ित वहां होते हैं। मैं एक छोटा सा वाक्य डॉक्टर साहब आपको सुनाऊंगा। मेरे बड़े पापा पटना हाईकोर्ट में जज थे, और जो रोस्टर के आधार पर एक एक महीना उन लोग को बेल सुनने के लिए दिया जाता है क्रिमिनल मैटर्स में और अदर मैटर्स में। तो उनको जब मिला तो वो बड़ी लीनियंट थे। तो एक मीटिंग थी और बहुत अधिक फॉर्मल नहीं था, और संयोग से मैं उस समय में +2 में था सेंट माइकल्स हाई स्कूल पटना में, तो मैं भी साथ था। और केबीएन सिंह साहब चीफ जस्टिस थे। उन्होंने पूछ दिया कि ब्रदर यू आर वेरी लीनियंट इन गिविंग, देयर आर सम विस्पर्स गोइंग ऑन इन द हाई कोर्ट। तो उन्होंने कहा कि जी ऐसा है कि जो भी सबसे संगीन अपराधी होते हैं वो अपने पैसे और अपने साख के बलबूते लोअर जुडिशरी या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही बेल ले लेते हैं। जो बहुत ही ऐसे लोग हैं जो जाति के कारण प्रताड़ित हैं, या ऐसे लोग जिनको पूछने वाला नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, जो बड़ी बामुश्किल वहां पर वो अपनी सुनवाई नहीं करा पाते हैं, वो एक न्याय के लिए आते हैं हाई कोर्ट।
और इसमें अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जिनके मुख्य आरोपी को पहले ही बेल दिया जा चुका है। उनको जस्ट जो सर जानते होंगे सेक्शन 113 बी या क्या है, जिसमें आपको साथ साथ षड्यंत्रकारी होने का जो है, वैसे कई लोग उनको बेल नहीं मिला है, जो मुख्य आरोपी है वो बेल पे है। तो ये तो निश्चित तौर से हायर जुडिशरी को समझना होगा ये, एंड द हाई कोर्ट शुड टेक, एंड द सुप्रीम कोर्ट जो हायर जुडिशरी है वो तमाम आरोपी को एक पैमाने पर देखना चाहिए। सभी जज को पता होता है कि दूसरे जज ने क्या कहा है। चलिए मयंक, आप तो लॉयर हैं, आज दिल्ली हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में घूमते हैं, ये जो पूरा ये हकीकत या फसाना है ना, फैंटेसी है या हकीकत है कि बेल इज रूल और जेल इज एक्सेप्शन। मैंने कई नाम गिनवाए हैं, आप थोड़ा लेट ज्वाइन किए हैं, उमर खालिद से लेकर तमाम शर्जील इमाम और संजीव भट्ट, तमाम ऐसे लोग लगातार जेल में बंद है। अभी तक कोई आर्गुमेंट मुझे नहीं लगता है कोई बहस हुई है, कोई आगे बढ़ी है बात। आप लॉयर हैं, आप जरा इस पे थोड़ा सा ज्ञान दीजिए, हम लोग को प्रकाश डालिए, उसके बाद हम फिर जेपी सर के पास आएंगे। हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है लीगल जी। सर्कल्स में कि प्रोसेस इन इटसेल्फ अ पनिशमेंट। सो ये जुडिशियल प्रोसेस या पूरा जो प्रोसेस है यही अपने आप में पनिशमेंट बन जाता है, और सबसे दिक्कत इसी चीज में। ये जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर का जजमेंट था, मोतीराम का जजमेंट, जहां पे पहली दफा ये बात कही गई कि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। और उस केस के बारे में कभी डिस्कशन और किसी और दिन करेंगे, तो वो और इंटरेस्टिंग है कि वो कहना उन्हें क्यों पड़ा था, क्यों ये नौबत आई थी कि उन्होंने इस तरह का कोट दिया। सर इसमें ये बेल के विषय में सिस्टमैटिक फ्लॉज बहुत ज्यादा है, नंबर एक। नंबर दो, इसका रीजन लोअर जुडिशरी का इसका अपने कंसर्न है, हायर जुडिशरी के अपने अलग रीजन। लोअर जुडिशरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट खुद ही कई बार टिप्पणी करता है कि जैसे रिमांड के टाइम पे पहला पहला मौका जब इस कस्टडी का क्या होता है कि जब मैं थोड़ा सा प्रोसीजर बता दूं आपके दर्शकों को कि किसी भी अरेस्ट करने वाले व्यक्ति, जिस व्यक्ति कोई व्यक्ति है अक्यूज्ड है, इसका अगर अरेस्ट होता है उसे 24 घंटे के अंदर में मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया, और उस प्रोडक्शन के बाद में पहला काम क्या होता है, पुलिस रिमांड मांगती है। आपको तो अनुभव होगा इस चीज का शायद। पुलिस रिमांड मांगती है और उस रिमांड के नाम पे ही उस रिमांड को अपोज किया जाता है। तो आप बेल का राइट आपके पास वही है, आप बेल के लिए मांग सकते हैं और उस अरेस्ट को अपोज कर सकते हैं। और अरेस्ट के ग्राउंड्स ही अपने आप में वहां पे बताने होते हैं कि आपके जो ग्राउंड्स हैं वो किन ग्राउंड्स पे अरेस्ट किया गया। ठीक है, अगर बिना वारंट के अगर अरेस्ट किया जा रहा है तो। मैं सर आपको बता रहा हूँ कि जो रूरल सेमी अर्बन इलाके हैं, यहाँ तक कि दिल्ली तक में भी होता है कि जो अरेस्ट के लिए अरेस्ट मीमो बनता है, वो अरेस्ट मीमो सही कभी बना हुआ नहीं मिलता। उसमें क्या क्या बरामदगी हुई है, क्या क्या मिला है, वो कभी नहीं बनता है, और उसके बेसिस पे ही वो अरेस्ट इलीगल है। ये अभी प्रवीर पुरकायस्थ के केस में ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही रूलिंग दी है कि अरेस्ट मीमो अगर ठीक से नहीं बना हुआ है, उसमें ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं है, तो वो इलीगल है अरेस्ट। मजिस्ट्रेट का काम कायदे से वहीं पे शुरू हो जाता है कि मजिस्ट्रेट को उसको सबसे सबसे जो कहा जाता है कि पहला फेज है और वो सबसे इंपॉर्टेंट चरण होता है किसी भी उसका, जहां पे रिमांड दी जाती है, और वहां पे मजिस्ट्रेट्स एक मैकेनिकल, एक पोस्टमैन की तरह से काम करते हैं। पुलिस लाई, और यूपी में तो इसके लिए कहानी कही जाती है चिड़िया उड़ाना। रिमांड को देने के लिए जजेस का आपस में ये टर्म चलता है, मैंने तो सुना था जब मैं रिसर्च कर रहा था इसके ऊपर, कि चिड़िया उड़ा दिए। चिड़िया उड़ाना मतलब रिमांड देना, और उसको बिना देखे हुए, बिना एप्लीकेशन ऑफ माइंड के रिमांड दे दी जाती है। वहां से खेल शुरू होता है और तय है कि मतलब इतना इतना सजा है, आपका उसमें क्या रोल है क्या नहीं है। बेल के तीन मुख्यतः कारण होते हैं बेल ना देने के, कि जो व्यक्ति अरेस्ट हुआ है उस व्यक्ति का, ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, कि जो व्यक्ति अरेस्ट हुआ है क्या वो किसी एविडेंस को टेम्पर कर सकता है, क्या वो किसी विटनेस को ट्यूटर कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, उसके भागने का चांस क्या है, क्या वो भाग सकता है, यानी कि पुलिस के या कोर्ट के जो जुरिडिक्शन है या उसकी पकड़ से बाहर हो सकता है, कोर्ट की क्लच से बाहर हो सकता है कि नहीं। अगर नहीं हो सकता है उसका राइट। ये चीजें तीन अगर आप सेटिस्फाई करते हो आपको बेल मिलनी चाहिए। लेकिन क्या होता है, अब उसमें से ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस, ये वो दिस दैट, कितना आपने किया है, ये सब चीजें अपने अपने हिसाब से बना देंगी, जबकि ये कोई ग्राउंड किसी को बेल ना देने का हो ही नहीं सकता। ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। लेकिन नहीं,
और ये आपका चलता चलते हाई कोर्ट्स तक में पहुंचता है। हाई कोर्ट्स तक में भी यही हालत है, 2-2 3-3 4-4 साल लोग अंदर रहते हैं, अंडर ट्रायल के तौर पे, बेल नहीं मिल रही है। और सुप्रीम कोर्ट आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में भी यही चीजें हो रही हैं। तो बड़ा अजीब है, अजीब है। और मैं जिनका आपने नाम लिया, उमर या जो भी कुछ भी लोग हैं, ये लोग पॉलिटिकल प्रिजनर, और इनके ऊपर जब जब ये सारे मुकदमे खत्म होंगे तो या तो इस पूरे चीज पे लोग हंसेंगे या थूकेंगे। दो ही चीज है, इनके अलावा तीसरा कोई चीज काम नहीं होने वाला। जिस प्रोसेस से ये लोग गुजर रहे हैं, जिस जिस तरीके से इनको इनकार्सनेट किया हुआ है, 4-4 साल हो गए हैं जेल में, कोई नाम नहीं है। ईडी ने लफाजी अपनी लिख रखी है उसमें, अपना कुछ भी 20-20 30-30 हजार पेज की चार्जशीट है। चार्जशीट को पढ़ने बैठेंगे तो माथा फोड़ लेंगे अपना। उसमें ऐसा लगता है कि क्या लिखा हुआ, मैंने तो पढ़ी है चार्जशीट, वो क्या लिखा हुआ अपना सर पकड़ के आप बैठ जाएंगे कि क्या कहानी लिखी हुई है। लेकिन लोग हैं जेल में बंद। मयंक ने बहुत विस्तार से समझाया कि कब ये जो फ्रेज बना है कि जेल इज एक्सेप्शन एंड बेल इज रूल, उसका संदर्भ पूरा उन्होंने बताया, और ये बताया कैसे कैसे चार्जशीट बन रही है और क्या हो रहा है। अपना वक्तव्य रख ले, उसका जेपी सर से विस्तार से बात करेंगे। जी 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 सर के आदेश लेते हुए जेपी सिंह सर के मैं अपनी बात हाँ कर रहा हूँ। जी ये मयंक जी ने बहुत सही कहा, और चूंकि ये बहुत इस पर रिसर्च किया है, तो जो बातें इन्होंने कही है वो देखिए नीचे के लेवल से ऊपर लेवल। आप देखिए, सबसे पहले तो मामला ही नहीं बनने देते हैं। इस देश में कितना बड़ा एक घोटाला हो रहा है। एक अडानी का प्रतिनिधि जो सेबी की चेयरपर्सन है, रोज उसके बारे में ऐसी ऐसी भयानक खबरें आ रही हैं कि अगर ईडी सीबीआई के बाद में हो तो उसका जेल तो कोई एक्सेप्शन, मैंने उसको बेल मिलने का सवाल ही नहीं होगा अगर गिरफ्तार होंगी। लेकिन उनको तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और जो बेचारा जिसके भाषण को, और जो प्रूव हो चुका, जो भाषण को लोग एडिट करके और वहां पर एक मामला बनाने के लिए, देश के सामने परोसने के लिए, एक हिंदू मुसलमान का कंसेप्ट देने के लिए, जेएनयू को बदनाम करने के लिए जो साजिशें की गई, वो साजिश सबको पता चल गया। उसी मामले में 1-2 लोगों को बेल मिला, लेकिन चूंकि मुसलमान है तो उनको बेल नहीं मिलेगा। और ये दिखाना भी है देश को कि हम किस तरह से, अभी तुरंत आया है सुप्रीम कोर्ट का कि अब बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन ये बुलडोजर जिनके घरों पे चल गया, जिनके बनाए हुए आशियाना जो थे बड़े, आप जानते हैं कि घर बनाना वो कितना अच्छा एक शेर है कि बड़ी कई जन्म बीत जाती है घर बनाने में और लोग को देर नहीं लगता है उसको जलाने में। वही स्थिति है, एक मिनट में वो मटियामेट कर दिया गया उन लोगों के आशियाने को, उनके दर्द को समझने वाला। और आज जो ये प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, संभवतः इस लिहाज से भी दिया जा रहा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, पता नहीं जेपी सिंह सर सहमत होंगे कि नहीं, कि ये काफी संभावना है कि इस देश में सरकार जो है, ये कुछ राज्यों के चुनाव के बाद डवाडोल होने वाली है, और वो शायद ये सरकार गिरने वाली सरकार है, गिर सकती है। तो उसके बाद इन पर वही अगर कार्रवाई नहीं हो, उसका जो एक बैकग्राउंड है अभी से तैयार हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है नहीं नहीं, ये जो बेल है वो एक्सेप्शन नहीं रहेगा, सॉरी जेल नहीं होके बेल विल बी, जेल विल बी एन एक्सेप्शन। आप जी तो वकील भी है, मयंक ने विस्तार से कुछ टेक्निकल बातें बताई हैं। नहीं, उस टेक्निकल बात में हम कुछ सुधार करना चाहते हैं। ये जी कहने के लिए है ना कि ये बाहर जाकर के जो है ये ऑर्गेनाइज क्राइम को अंजाम देंगे। ऑर्गेनाइज क्राइम में और इंडिविजुअल क्राइम में भी फर्क है। ऑर्गेनाइज क्राइम में जो ऑर्गेनाइजर है, जब वो जेल के भीतर रहता है तो सबसे ज्यादा अपराध करता है और अपने दुश्मनों को सबसे ज्यादा ठिकाना लगाता है जब वो जेल में रहता है। क्यों? क्योंकि जेल का एलिबाई तो उसके पास ही है कि हम तो जेल में हैं, और न उसके पास फोन है ना और कोई हुआ कि जिससे आप उसको जो है षड्यंत्र में 120 में जोड़ेंगे। इलाहाबाद में अतीक अहमद जिनका अंत हो गया, इनके बारे में मशहूर था कि जब ये जेल चले जाते थे तो होता था कि अब 2-4 जने इनके विरोधी गए और चले जाते थे क्योंकि जेल में। इलाहाबाद में आपके विजय मिश्रा जो विधायक भी रहे हैं और
एक दिलीप मिश्रा है जो ब्लॉक प्रमुख वगैरह रहे हैं, वो जो है मायावती के समय से ही जो है सरकार के निशाने पर है, क्योंकि लोग सपा के थे। और तमाम इनके ऊपर जेल में रहने के बावजूद केस पर केस लड़ा जा रहा है। आपने सुना होगा कि एक यहाँ के मंत्री के ऊपर बम चल गया था और मंत्री जी मरते मरते बचे थे, नंद गोपाल गुप्ता नंदी। उनके साथ एक इंडियन एक्सप्रेस का पत्रकार था विजय सिंह, उसका जो है पेंक्रियास डैमेज हो गया था, उसको इंडियन एक्सप्रेस वालों ने यहाँ से जो है एयरलिफ्ट करके दिल्ली ले गए थे, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका, वो बाई दी वे बच गए। उसमें भी जो है वो विजय मिश्रा और जो है आपके क्या कहते हैं दिलीप मिश्रा जो जेल में, तो जेल में रहते हुए जेल में तो कोई नहीं मिला तो नाथ दो उनको। तो नाथना भी एक अलग बात है, लेकिन हम बता दें कि मतलब कि जमानत में छूट के आए हों तो कुछ करें तो एक अलग बात है। यहाँ तो जेल के भीतर से, और अतीक अहमद की तो खासियत थी कि जब जेल में है तो जेल के बाहर जो है वो पता नहीं क्या क्या जो है समझ ली कि उनके गुर्गे कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम में जेल में रहना बचत का एक जो है मतलब वो है रास्ता है कि भैया हम तो जेल में थे, अब कैसे जोड़ेंगे कि हमने जो है भीतर से साजिश की। आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा। अब वो दूसरी बात है कि जज साहब मॉरल कन्विक्शन दे दें। आपको मैं आप बताऊं इलाहाबाद जो में कैसे रह गए? इतना दबंगई से नहीं इलाहाबाद में कैसे रह सुन गए? लीजिए, नहीं तो हम दबंगा है ना, तो समझ लीजिए आप पेन से बड़ा तोप कोई थोड़ी होता है, आपको बता। भाई पेन जो है ना, कहते हैं ना कि जब तोप मुकाबिल हो अखबार निकालो, तो पेन जी। से बड़ा कोई नहीं होता। और दूसरी बात, आप अगर कंप्रोमाइज करेंगे तो आप पेन से भी जो है वो क्या कहते हैं दबंगई नहीं दिखा सकते। क्यों? एकदम क्योंकि एकदम आपका मुंह पर इतना कालिक है ना कि वो आप उसको साफ नहीं कर सकते। यहाँ तो भाई डंके की चोट वाले की कोई पॉलिटिशियन कोई बता देगी जिसकी जेपी सिंह ने या किसी पुलिस वाले की एक कप चाय पी हो। यहाँ तो लोग शाम से लोग लाइन लगा लेते हैं दारू पीने के लिए, या तो पॉलिटिशियन के यहाँ या पुलिस वालों के यहाँ या जो है पीसीआर आईएएस अधिकारी के यहाँ। और वो लोग भी जानते हैं कि आ गया है इसको कुछ दे दो। लेकिन वहीं जेपी सिंह भी हैं, हमारे जैसे और भी 2-4 लोग हैं। तो आपकी गुंडाई तभी चलेगी जब आप अपने जो है उसके प्रति ईमानदार होंगे, क्या कहते हैं अपने आचरण के प्रति। आप उठाएंगे गिराएंगे नहीं कि हम आपको उठा रहे हैं इनको गिरा रहे हैं, इनको उठा रहे हैं आपको गिरा रहे हैं, तो फिर आप सिंगल आउट हो जाएंगे। आप सबसे एक जैसा व्यवहार रखेंगे, आप कभी सिंगल आउट नहीं होंगे। तो ये एक अलग बात है, लेकिन हम आपसे बता रहे हैं दूसरा कि भाई ये तो ये हो गया है। हम कह रहे हैं ना कि आखिर फरवरी में वही सुप्रीम कोर्ट है, और जो सूरज जी ने इशारा किया है, इस बात की पूरी आशंका है कि सरकार बदलने की आहट सुन करके भी ये पहले से भूमिका बनाई जा रही है कि जे बेल जो है वो क्या कहते हैं रूल है और वो एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि विपक्ष भी जो है अपने तेवर से कहीं न कहीं बधाई दे रहा है कि अगर हमारी सरकार होती तो फिर जो है उल्टा हो जाता है, दूसरे लोग जेल में जाते। अभी खड़गे साहब ने तो कश्मीर में कह दिया कि 20 सीट और हमारी आती तो ये जेल में होते, जिसको लेके काफी इन लोगों ने तूल देने की कोशिश की सत्ता पक्ष ने, लेकिन वो दे नहीं पाए। क्यों? क्योंकि हम में खुद ही नंगे हैं। फिर अब इनके उस मंशा पर सवाल क्यों उठ रहा है? इनके मंशा पर सवाल इसलिए उठ रहा है कि जो चाहे जितना बड़ा भ्रष्टाचारी कदाचारी हो, इनके साथ चला जाता है तो वो जो है इनकी वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। अब अगर ये उसको अपनी वॉशिंग मशीन में न धुलते, सबसे एक जैसा व्यवहार करते, तो इनके इस आचरण में से जनता में ये संदेश जाता कि आप जो है भ्रष्टाचारियों को जो है के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन आपका तो मंशा यह है नहीं, आपका तो एन के प्रकार है कि दूसरे को बिल्कुल नष्ट कर दें और हम जन्म जिंदगी तक जो है अनंत काल तक जो है हम सत्ता में बने रहें। और जो आदमी बैठे, कोई अडानी को अडानी बनाए, कोई अंबानी को बनाए, कोई टाटा को बनाए, कोई बिरला को बनाए, कोई रतन लाल जी को बनाए, कोई जेपी सिंह को बनाए, कोई मेहुल चौकसी को बनाए, कोई विजय माल्या को बनाए। ये सब तो इनका जो है मतलब पूरा सिस्टम है। इनके पास कभी कोई आर्थिक नीति तो रही नहीं। ये तो मनमोहन सिंह ने थाली में जो है सजा के इनको पकड़ा दिया आर्थिक उदारी करना, उनसे भी ज्यादा बेहयाई के ढंग से उसको ये तथाकथित रूप से लागू कर रहे हैं। और लागू करने में जो एंगल है कि मैंने व्यक्ति विशेष को जो है या एक आध दो व्यक्तियों को जो है मैक्सिमम लाभान्वित कर रहे हैं। अब ये हो सकता है किसी देश का प्रधानमंत्री अपने साथ अपने जो है चमचों को ले जाए, उद्योगपति चमचों को, और वहां विदेश में उसको ठेका दिलवाए। अभी जो है केनिया में अडानी ग्रुप का इतना विरोध हो रहा है, लग रहा है कि केनिया से अडानी ग्रुप के पांव उखड़ जाएंगे।
अब उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने जाके वहां उनका सारा काम दिलवाया हुआ है। बांग्लादेश, केनिया, फ्रांस, सब सब तमाम उदाहरण पड़े हुए हैं। और लोग जो है अपने साथ पत्रकारों की टीम ले जाते हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ पत्रकारों की टीम नहीं जाती, उनके हवाई जहाज में यही लोग जाते हैं और ये लोग मैनेज करके पत्रकारों को अलग से भेजते हैं, जो वहां पहले से जाके ढोल वोल लेके तैयार रहते हैं मोदी 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 कवर करने के लिए। आपसे बता दें, उन लोगों की हैसियत है मोदी जी, और लोग हैं तो हवाई जहाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो सारे प्रश्नों का जवाब देते हैं। वहीं से जो है वो पता चला कि प्रधानमंत्री जी या राष्ट्रपति जी भारत में बाद में उतरे, उनके खबर जो है पहले सारे अखबारों में आ गई और अगले दिन सवेरे जो है सुर्खियों में कि भाई क्या हुआ, क्या असली बात थी और क्या नहीं थी। यहाँ तो ज्वाइंट स्टेटमेंट देने में भी जो प्रेस होता है उसको तक करने के लिए तैयार नहीं, उसका जवाब देने की हैसियत और हिम्मत नहीं है। तो ये सब बैकग्राउंड है। बाकी जो आपका जज है, जो जज जिन्होंने अभी फरवरी में कहा था कि बेल जो है रूल नहीं है, यूपी ये बेल रूल है, बेल यूएपीए रूल है, में जेल एक्सेप्ट, नहीं, बेल फरवरी में रूल कहा है। था उन्होंने, नहीं फरवरी में कहा था कि यूएपीए और पीएमएलए में बेल जो है एक्सेप्शन है, जेल रूल है। ये आपका अच्छा, जुलाई से सितंबर के में जो है ये मामला पलट रहा है, ये इन जजों के हैं। आपसे बता दें, वो दोनों जज हैं अभी, सुंदरेश और एक और कोई जज थे, वो दोनों जज हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो वो अगर बैठे वो कहें कि हाँ बेल रूल है, वो एक्सेप्शन है, तब हम माने। बेला त्रिवेदी बैठ के कहें, जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेल जो है रूल है और जो है क्या कहते हैं जेल एक्सेप्शन है, तब हम माने। तो अभी वो हैं, अब वो मास्टर ऑफ रोस्टर का सारा खेल है कि उनको मामला नहीं दिया जा रहा है। अब वो जो इशारा इशारा हो, मास्टर ऑफ रोस्टर ने तो अपने यहाँ जो है प्रधानमंत्री जी की आरती करा के और अपने झुनझुना बजा के दिखा दिया कि जो है जुडिशरी क्या है, कहाँ लंबुलेट है। तो कहने का सूरज, तात्पर्य ये है ना कि आप जो है सबके साथ एक जैसा व्यवहार कीजिए और एक जैसी बात कीजिए। और दूसरी बात, कानून की दृष्टि में सुनी सुनाई बात पर कभी भी फैसला नहीं होता। एग्जैक्टली। तीसरी बात, इस देश में इंदिरा गांधी की हत्या में जो लोग पकड़े गए थे, लेखी साहब ने छुड़ाई दिया था उसमें से एक दो लोगों को, सुप्रीम कोर्ट तक जा गया था मामला, तो आखिर उतने लोग पकड़े गए थे ना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इंदिरा गांधी का केस किसी सामान्य आदमी की केस जैसा होता और जिसमें पोस्टमार्टम नहीं किया गया था, मयंक जी बैठे हैं, आप इनसे पूछ के देखिए कि क्या वो जो है सजा हो पाती। एक एक नुक्ते पर जो है वो क्या कहते हैं आपके हत्या के अभियुक्त छूटते हैं, एक एक नुक्ते पर आपके बता। और अगर जो है आपका उनके नुक्ते देखे जाते तो उसमें किसी को सजा नहीं होती। आखिर उसी के आधार पर तो लेखी साहब ने बचा दिया ना, बलवंत सिंह या क्या नाम था जी, उनको जो है क्या कहते हैं ने फांसी पर, तो उनको भी जो लटकने की बात थी। आपसे बता, उसी 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 नुक्ते के आधार पर आपके जिलानी साहब जो है बच गए, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, अफजल गुरु लटक गए। आपसे बता, उसी नुक्ते के आधार पर। तो नुक्ते के आधार पर जो है इस तरह की सब चीजें होती हैं। और फिर विवेकाधीन अधिकार है। अब देखिए, अब आपको सिर्फ एक उदाहरण और देंगे, फिर आप महंगी से बता देंगे। अभी केजरीवाल जी, की जमानत हुई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया के यहाँ। जस्टिस सूर्यकांत ने तो बेल इज रूल के आधार पर जमानत मंजूर कर ली, लेकिन कहा कि सीबीआई ने जो उनको गिरफ्तार किया वो बिल्कुल उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। और उज्जवल भुइया ने सीबीआई को जो है वो क्या कहते हैं तोता वाली बात याद दिला दी और कहा कि वो बिल्कुल गलत है, वो वहां से गिरफ्तारी नहीं कर सकते। अब ये कंट्रोवर्सी हो गई ना दोनों, तो क्यों नहीं जो है वो आपका क्या कहते हैं इसको इस लॉ सेटल करने के लिए चीफ जस्टिस जो है वो क्या कहते हैं त्वरित सुनवाई करके, कि वो उज्जवल भैया सही कह रहे थे कि जो है वो सही कह रहे थे, ताकि आगे आने वाली जो कोर्ट में जो मामले जाए उसका नजीर बने। अब उन्होंने कुछ कहा, उन्होंने कुछ कहा। अब जो अगले जज साहब आएंगे उनके विवेक पर रहेगा कि वो इनके बात का समर्थन करें कि उनकी बात का समर्थन करें। ये जुडिशरी की हालत है। आपसे बता, मैंने सारी खिड़की खुली हुई है, कब कौन सी खिड़की में जो है आप घुस जाएंगे कोई ठिकाना नहीं, कोई एक रुकता नहीं है। आपसे बता जी। मयंक, इतना वेरिएशन है, मतलब 6-8 महीने के अंदर। फरवरी में जेपी साहब कह रहे हैं कि कहा गया था कि जेल इज रूल एंड बेल इज एक्सेप्शन, और वही बात अभी पलट गई यहाँ पर।
मतलब क्या कुछ इकबाल जुडिशरी का हो जिसे बात किया जाए, मतलब इतना वेरिएशन है। अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन इज इम्पोर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वो आइन है और उसी से सब कुछ। कैसे इतना वेरिएशंस होता है पूरा इसमें? ये क्या नहीं, जजेस भी आइडियोलॉजी के आधार पे बटे रहते हैं? जी। इसमें इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर मैं इसमें पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए या किसी और रीजन से प्रोफेशनल उससे मैं अगर इसको ना कहना चाहूँ तो ठीक नहीं हूँ कि आइडियोलॉजिकल बाइस नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जितने जितना और कोई ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर कमियां हो सकती हैं, उतनी सारी कमियां एक जज के अंदर हो सकती हैं। जितनी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर प्लाइबल होने की संभावनाएं होती हैं, प्लाइबल को हिंदी में क्या बोलेंगे, होने की संभावनाएं होती हैं, उतनी ही किसी और जज में भी हो सकती हैं, जज में भी हो सकती हैं। तो ये आप ये मत समझिए कि कोई जज है, जज का मतलब सिर्फ एक, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ ली है, उन्हें उस ओथ के अकॉर्डिंग अपना काम करना है और अपना डिस्क्रेशन जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं वो डिस्क्रेशन बिल्कुल भी बाइस या प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए, किन्हीं प्रेजुडिस के बेसिस में नहीं होना चाहिए। डिसीजन हो, जो डिसीजन ले रहे हैं उसकी रीजनिंग एक साउंड हो, ये एक ड्यूटी है। लेकिन उनमें कमियां नहीं हो सकती या नहीं हो सकती, ये तो मेरे ख्याल से गलत हो गया। नंबर एक चीज। दूसरी चीज, वेरिएशन की बात आई तो सर कहा जाता है हमारे यहाँ कि इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट नहीं है। इंडिया के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर कई सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि हर कोर्ट अपने आप में सुप्रीम कोर्ट है। कोर्ट के अंदर जो भी कोर्ट रूम है वो अपने आप में, जो जजेस बैठे हुए हैं वो सुप्रीम कोर्ट है। तो कोर्ट एक नहीं है, जो हर बेंच है वो अपने आप में सुप्रीम कोर्ट है। तो एक अलग एक बेंच से हो सकता है एक्स के बारे में कोई डिसीजन दिया गया और एक्स के बारे में हो सकता है दूसरी बेंच उन्हीं फैक्ट्स के आधार पर दूसरा डिसीजन दे। तो ये वेरिएशन तो होना, यहाँ पर जिस तरह का सिस्टम है उस तरह पे हमारे फुल कोर्ट डिफरेंस नहीं होता। जैसे अमेरिका में सिस्टम चलता है कि वहां सुप्रीम कोर्ट का क्या सिस्टम है कि वो पूरा अपना उनका जो जैसे मान लीजिए जितने भी जजेस, टोटल जजेस हैं वो सारे एक साथ बैठते हैं। हमारे यहाँ जितने भी जजेस हैं उन सबके अलग अलग बेंचेस बैठते हैं। तो उन बेंचेस के डिसीजंस में वेरिएशन होना लाजमी है, इसमें कोई आप नहीं कह सकते हैं। जब दो लोगों के बेंच में वर्डिक्ट स्प्लिट होता है तब लार्जर बेंच के पास फैसला जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ समस्या सर इन सब चीजों के अलावा बात यह है कि पर्सनल लिबर्टी सबसे पैरामाउंट, सबसे सेक्रोसेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। जो आइन है उस तक का सबसे बुनियादी अधिकार आपकी पर्सनल लिबर्टी एंड लाइफ। ठीक, पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी अगर हम सिक्योर नहीं कर पाते इन्हीं कारणों से तो ये डिसअपॉइंटिंग। और पर्सनल लिबर्टी आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, सजा हो जाती है उसके बाद आप रख रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ। लेकिन आप ट्रायल में आपका समय बीत जा रहा है, ये अपने आप में एक मजाक बन चुका है। 4 साल तक ट्रायल चल रहा है, ट्रायल और लंबा चलेगा, आप उसको बिल नहीं देंगे। अगर मान लीजिए 10 साल ट्रायल ऐसे ही चलता रहेगा और कल वो निर्दोष होंगे, तो उनका समय 10 साल का बीता उसे कौन दे देगा? उम्र का नाम ले लीजिए तो 28 साल से 38 साल उसकी जो उम्र बीतेगी, वो उस उम्र को, उस एज को कोई भी किसी भी फॉर्म में क्या कंपनसेट कर सकता है? किसी भी फॉर्म में जो समय उनका बीत रहा है, चाहे खालिद सैफी हो, उमर हो या कोई और भी व्यक्ति हो, उनका जो समय ये बीत रहा है ये उनका प्राइम टाइम था अपने जीवन का, इसको कहते हैं जवानी की एज या जो भी कहेंगे। अभी वो अपना घर सेट करते, करियर सेट करते, परिवार करते, राजनीति करते, जो भी करना चाहते वो करते। ये उसका प्राइम टाइम था, गोल्डन टाइम था। क्या ये समय वापस कर सकता है कोई? आपको नहीं पता है कि क्या फैसला आने वाला है, कन्विक्शन होगा या एक्विटल होगा, दो में से एक ही चीज होंगी, कन्विक्शन होगा या एक्विटल होगा, आपको नहीं पता है। आज कोई कुछ नहीं कह सकता है। प्राइमा फेसाई केस अगर साबित भी हो रहा है तब भी नहीं पता है कि कल क्या होने वाला है, अंतिम फैसला क्या होगा। तो जब वो फैसला होगा तब आप क्या बताने वाले हैं? आप ये बता, कितना समय? आपने कह दिया यूएपीए में बेल रूल, बेल इज नॉट अ रूल, आपने कह दिया, चलिए मान लिया, हम मान लेते हैं। लेकिन क्या रूल है? उस रूल जो आप कह रहे हैं उसका नतीजा क्या निकल रहा है? सवाल ये है जेपी ना कि सर जो जी, बीत रहा है वो उनके ऊपर किस तरह की चीजें आई। बड़ा जी मयंक ने बहुत गंभीर सवाल उठा दिए कि 10 साल अगर ऐसे ही चलता रहा तो 10 साल उसका करियर, लाइफ, एवरीथिंग स्पॉइल्ड। सर, कंक्लूडिंग आप रिमार्क। पिछले पिछले 20 साल 25 साल के दौरान के अगर अखबारों की सुर्खियां उठा के देखें
15 अगस्त और 26 जनवरी को जिस तरह आतंकवादी और स्लीपर सेल जो है हमारे दिल्ली में और कहां-कहां घुस जाता है और पुलिस उसको पकड़ती है और पकड़ने के बाद उसमें तमाम कड़े-कड़े कानून लगा करके टाला, मकोका पता नहीं क्या-क्या लगा के जेल भेज दी। 14 साल बाद छूटा आदमी, पता चला कि 14 साल का जो जवान युवक था वो 14 साल बाद छूटा और वो जो है उसको सजा नहीं दिलवा पाए क्योंकि कोई सबूत नहीं। कोई 12 साल बाद छूटा, कोई 14 साल बाद छूटा, कोई 6 साल बाद छूटा। अब मान लीजिए कि जो ये जिनके बारे में उमर खालिद के बारे में बात हो रही तो 4 साल हो गया ना, 5वां साल शुरू हो गया ना। आपके भीमा कोरेगांव में 5 साल हो गया ना, तो अभी तक तो बिना मुकदमा चलाए हैं, पता नहीं कितने दिन बाद आखिरी व्यक्ति वहां से छूटेगा। और जो लोग अभी तक छूटे उनमें किसी को भी आपने ये नहीं प्रमाणित करके जो है बताया कि साहब उन्होंने अपनी बेल को जंप किया है, माने जो बेल की शर्तों का उल्लंघन किया है और फिर से माओवादी गतिविधि में तथाकथित शामिल हो गए हैं। तो सवाल इस बात का है कि देखिए वो जो फरवरी वाला केस था वो गुरविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य था, उसमें इन्होंने कहा कि यूएपीए में जेल जो है वो नियम है और बेल अपवाद है। और सेंथिल बालाजी जो आपका तमिलनाडु का मिनिस्टर था अभी भी जेल में है, उसमें जो है वो क्या कहते हैं मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि पीएमएलए में जेल जो है वो नियम है और बेल अपवाद है। वो अभी तक जेल में है, कई बार सुप्रीम कोर्ट में आया मामला, पुराने दूसरी तीसरी एप्लीकेशन पड़ी हुई है। जो मास्टर ऑफ रोस्टर जो है वो जो आपका जो है वो बेंच चुनता है उसके ऊपर उसकी कोई हेड मास्टरी की जो है क्या कहते हैं मतलब उसकी जो है वो नहीं है, आपका क्या कहते हैं अधिकार नहीं है। वो सब ब्रदर जजेस माने जाते हैं, व्यवस्था के लिए एक चीफ जस्टिस हो जाता है जो व्यवस्था देखता है, जैसा कि जुडिशरी के सिस्टम में कहा गया है। तो सवाल इस बात का है कि जो एक रूपता आनी चाहिए। अब देखिए आप वकील साहब हैं मयंक जी, खूब अच्छी तरह फांसी के बारे में जानते हैं। फांसी की सजा जब जज साहब लोगों का कलम हिलने लगा, कांपने लगे, कमजोर दिमाग के जो जज होते हैं ना वो साइकिक रूप से फांसी की सजा देने के बाद तो नहीं पाते, उनको वही आदमी जो है वो दिखाई पड़ता रहता है जिसको फांसी की सजा दी है। तो कमजोर दिमाग का आदमी कभी फांसी की सजा नहीं देता है, मजबूरी में दे अलग बात है। तो कहने का मतलब इन्होंने उससे निकलने के लिए क्या किया कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में जो है फांसी की सजा हो। अच्छा रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में हो गई है फांसी की सजा, मैंने जनरल होगा तो फांसी रेयरेस्ट ऑफ उसके बाद हो गया कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर में होगी हैं, और उसके बाद होगा कि अब देखिए एक बार राष्ट्रपति के यहाँ से क्षमादान जो है वो रिजेक्ट हो गया तो आपने लूप होल छोड़ रखा कि कई बार जो है अगला क्षमादान की एप्लीकेशन दे सकता है। और जब क्षमादान की एप्लीकेशन एक रिजेक्ट होने के बाद दूसरी तीसरी पांचवी आठवीं भी पड़ी होगी और तब फांसी आप इस आधार पर नहीं देंगे कि अभी छठवीं एप्लीकेशन क्षमादान की पड़ी हुई है, खिड़की है, फांसी न देने की एक खिड़की है आपने बताया। तो अब उसके बाद फिर आप एक दिन कहेंगे अरे इसने इतना जो है मानसिक प्रताड़ना झेली है कि इतने दिन से जो है वो सॉलिटरी कंफाइनमेंट में अंडा सेल में पड़ा हुआ है फांसी की सजा पाए हुए, तो इसलिए जो है ये बड़ा जो है मानसिक रूप से प्रताड़ित हुआ, इतना दिन हो गया फांसी नहीं हुई तो इसलिए फांसी नहीं होगी, अब उसको आजीवन कारावास में बदल दिया जाएगा। आप इसके साथ ये नहीं देखते कि जो मौके पर सजा देने की प्रवृत्ति भारतीय समाज में विकसित हो रही है वो क्यों विकसित हो रही है? क्यों? क्योंकि हमारा समाज अधीम समाज है, आंख के बदले आंख, जान के बदले जान लेने में विश्वास रखता है। तो जब इसमें विश्वास रखता है और आप सजा नहीं देंगे तो अपने से सजा देने लगता है, कोर्ट में जाके गोली चला देता है। वो बिल्कुल डरता नहीं कि हमें जो होगा होगा, हम इसको जिंदा नहीं रखते इसलिए हमारे पिता की हत्या की है। वहीं आपको ऐसे भी लोग मिल जाएंगे कि पिता की हत्या में लड़का ही नहीं जाएगा कि हम गवाही दें, उसको डर लगता रहता है कि हम गवाही देंगे तो हमको सब मार देंगे। और वहीं एक है कि जो है मतलब क्या कहते हैं आपकी पुलिस हिरासत में जाकर के जो है दाएं दाएं गोली चला करके जो है मार देता, भले पकड़ जाए, भले पुलिस उसको जो है गोली से छलनी कर दे और उसका पूरा परिवार उसके पर गर्व महसूस करता है। इलाहाबाद में तो ऐसे ऐसे सब आपके क्या कहते हैं क्रिमिनल प्रजातियां हैं कि जिनके मरने के बाद उनका दाह संस्कार नहीं किया जाता, उनकी समाधि उनके घर के सामने बना दी जाती है। क्यों?
क्योंकि जो उनका उसका बच्चा है वो बड़ा होकर रोज देखेगा, अच्छा ये फलाने ने मारा, वो उसके समय में फलाने जिंदा नहीं है, फलाने का लड़का जिंदा है ना, वो उसको मारता है, क्या करेंगे? क्रिमिनल जो इलाहाबाद में इस तरह की दुश्मनी में मैंने पहली बार जाना कि जो 100 नदी में फेंके जाते हैं बरामद नहीं होते, क्यों नहीं बरामद होते? पता चला कि हत्या के बाद उनका पेट फाड़ के जब अगर नदी में डाल देंगे तो पेट फूलेगा नहीं, तो वो ऊपर नहीं आएगी बॉडी, वो बैठ जाएगी तलहटी में, और फिर वहां जो है कच्छ मच्छ जो है खा डालेंगे, दुनिया भर का जाल महाजाल पता नहीं किसको किसको उतार दिया जा रहा है, तब भी बॉडी नहीं मिलती। और वहीं कुछ जो जो क्रिमिनल उसके जो है जरा मूर्ख टाइप के लोग हैं, वो ऐसे फेंक दिया उन्होंने, तो ऐसे फेंक दिया तो पेट फूलने के बाद कहीं ना कहीं उतरा जाती है बॉडी, आपको बता दें। तो कहने का मतलब है कि इस तरह की सब चीजें हैं। अब आप इसके बाद भी कहते हैं कि जो है इतना देर हो गया, इसलिए नहीं, आपको जो है तमिल चीफ जस्टिस ने तमिल आपके राजीव गांधी के हत्यारों को छोड़ने के लिए बलवंत सिंह राजोवाना, जिन्होंने बेअंत सिंह की हत्या की थी, चीफ मिनिस्टर की आपके जो है क्या कहते हैं आतंकवाद में, उनका जो है वो क्या फांसी की सजा को जो है वो आजीवन कारावास में बदल दिया। क्यों? क्योंकि उनको तमिल वालों का जो है फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदलना था, जो राजीव गांधी के हत्यारे थे या हत्या में शामिल थे। उसके बाद उन्होंने उनका बदल दिया और उसके पुरस्कार स्वरूप गवर्नर हो गए वो सदाशिवम साहब। तो क्यों ना माना जाए कि ये सरकार सदाशिवम और तमिल की जो वो थे क्या कहते हैं जिन्होंने हत्या की थी, सबकी मिली भगत थी आपस में राजीव गांधी की हत्या करने में। क्यों? क्योंकि दीवार पर लिखी भारत की तरह दिखाई पड़ रहा था कि राजीव गांधी वापस आ रहे हैं चुनाव में। अगर आप तर्क से बात करेंगे तो ये कहीं ठहर नहीं सकते, आप समझ लीजिए। कुतर्क से बात करना हो तो जो मन करे वो करिए। चलिए, गौतम साहब आ गए हैं, राजेंद्र पाल गौतम साहब हैं, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, अभी कांग्रेस में हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और थोड़ा देर ज्वाइन किए हैं, लेकिन चलते चलते कंक्लूडिंग रिमार्क इन्हीं से लेंगे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि जेल इज एक्सेप्शन, बेल इज रूल, और उसमें एक कहावत है कि शो मी योर फेस आई विल शो यू द रूल्स, अब शो मी योर आइडेंटिटी आई विल शो यू द रूल्स। इसी पे लंबी चर्चा चल रही है। गौतम साहब, आपकी आखिरी टिप्पणी। नहीं, देखिए, कहने के लिए तो अनेकों जजमेंट है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है जेल इज रूल, बेल इज रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन, लेकिन ऐसा प्रतीत होता हुआ नहीं दिखता। जैसे उमर खालिद है या खालिद सैफी है या इस तरह के और कई लोग हैं, उनमें उमर खालिद जैसे इंटेलेक्चुअल भी है जिनका रिकॉर्ड बताता है वो हाईली एजुकेटेड है, और उनके स्पीचेस को सुन के लगता है कि वो पढ़े लिखे हैं, और कहीं किसी भी दृष्टि से ऐसा नहीं लगता है कि वो कोई क्रिमिनल माइंड के लोग हैं या एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं। लेकिन एक तरफ जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय अनेकों बार कह चुका, और अभी मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी की बेल में भी कोर्ट ने कहा है कि बेल इज ए रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन, और लाइफ एंड लिबर्टी कैन नॉट बी कर्टेल्ड ऑफ एनी इंडिविजुअल। जहाँ लगता है कि अभी जांच ही शुरू नहीं हो रही है इसलिए टाइम लगेगा, इसलिए इनको लाइफ लिबर्टी नहीं छीननी चाहिए, लेकिन जब उमर खालिद की बेल की बात आती है तो उसमें तारीख लग जाती है। तो या वो शर्जील इमाम की बेल आती है तो उसमें तारीख लग जाती है। 4-4, 5-5 साल से लोग अंदर है, तो वहां पे लाइफ लिबर्टी वाला कंसेप्ट क्यों नहीं सामने दिखता है? तो ये बेसिकली मानसिकता जाति और धर्म देख के बदलती रहती है। कोर्ट भी मुझे लगता है कि कोर्ट में न्याय की जो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं वो गलतफहमी की शिकार है, क्योंकि जज जो है वो भी तो एक इंसान है, और वो जिस धर्म में पैदा हुआ, जिस मानसिकता सामाजिक परिवेश में पैदा हुआ, जो कुछ उसने सीखा, अगर उसके अंदर मनुवादी गुण है तो वो वहां देख के शकल और जाति धर्म देख के फैसले में भी उसके कई बार झलकता है। जैसा इनकी सबकी जमानत में दिख रहा है कि साल से ऊपर से उनकी जमानत तक डिसाइड नहीं हो पा रही है, तो लाइफ लिबर्टी का कंसेप्ट उनके पास लागू क्यों नहीं होता, जबकि उसमें अब तक जो ट्रायल भी शुरू नहीं हो पा रहा है? इसका जवाब तो मुझे लगता है कि एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि कोर्ट के अंदर भी एक तरफ कह रहे हैं जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि भाई अगर ट्रायल शुरू नहीं हो रहा, टाइम लग रहा है, तो ऐसे में लाइफ लिबर्टी किसी की छीनी नहीं जा सकती है। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि
बेल इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। तो क्या ये सारे सिद्धांत किसी खास धर्म और जाति के लोगों के बारे में लागू नहीं होते? इसका जवाब तो सर्वोच्च न्यायालय को देना चाहिए। इस तरीके से तो न्याय से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। लोग क्यों भरोसा करेंगे कोर्ट पे? और अभी आपने देखा आज जिस तरह केंद्र की सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट में पास कर दिया और उसको तुरंत समर्थन दे दिया बहन मायावती जी ने। मुझे तो मायावती जी का समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उनके दिल में चल क्या रहा है। कल ऐसे ही रात जब में 8 बजे भारतीय जनता पार्टी की रात में इस पे सरकार ने विशेष चर्चा होगी। कल रात में इस पे विशेष चर्चा होगी, कल शाम प्राइम टाइम है, अच्छा, तब तक तैयारी कर ली जाए। जी ठीक है। तो मैं जो मुझे कहना था वो मैं इस मुद्दे पे बोल चुका हूँ। चलिए जेपी साहब 1 मिनट में कुछ समराइज करेंगे, मयंक कुछ बोलेंगे, उसके अरे बाद इसको सर, वाइंड अप करते हैं। अब आप एक बात समझिए, जो लोग भी वैचारिक एक्टिविस्ट की सरकार होती है, वो चाहे धुर वामपंथी हो या धुर दक्षिणपंथी हो, उनका जो काम करने का ढंग है ना, वो एक जैसा होता है। कोई ज्यादा बेहयाई के साथ करता है, कोई थोड़ा सोफिस्टिकेशन के साथ करता, लेकिन वही है। जैसे आज की डेट में कोई बुद्धिजीवी हो, कोई सरकार विरोधी हो, उसको तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। चाहे बुलडोजर चला दिया जा रहा हो, चाहे माओवादी के नाम पर जेल भेज दिया जा रहा हो, चाहे उसके कंप्यूटर में, उसके लैपटॉप में, उसके टैबलेट में, उसके मोबाइल में पेगासस से जो है चीजों को प्लांट कर दिया जा रहा हो। क्यों? क्योंकि वैचारिक एक्टिविस्टों की सरकार है दक्षिणपंथी। वहीं कंबोडिया में धुर वामपंथी पोल पार्ट की सरकार आई थी, और जो पोल पार्ट की सरकार आई थी तो उसने जो उत्तर को दक्षिण और दक्षिण को शहर को गांव और गांव के शहर को आबादी का सब ट्रांसफर किया। उसमें जो लोग मरे मरे, लेकिन उसने देश के बुद्धिजीवियों को इकट्ठा करा के फांसी दे के, आप समझिए कि एक गड्ढे में दफनवा दिया सैकड़ों हजारों की संख्या में। तो ये जो वैचारिक एक्टिविस्ट होते हैं ना, कभी बुद्धिजीवी या दिमागी टाइप के लोगों से ये बहुत डरते हैं और चाहते हैं कि इनके दिमाग को कैसे जो है क्या कहते हैं काम में न लाने दिया जाए। अब आपने सुना होगा कि स्टालिन तो लेफ्टिस्ट थे ना, उनके चेला थे लेनिन साहब के, और वो जो है जो बुद्धिजीवी जो है आपके क्या कहते हैं वैज्ञानिक हैं, प्रोफेसर हैं, ये उनसे आलू के खेत में आलू उखड़वाते थे कि इससे ऐसा काम कराओ कि इसकी बुद्धि जो है बिल्कुल एकदम कुंद हो जाए। पुराने जमाने में जो आपके क्या कहते हैं विजेता लोग होते थे, वो वीर जातियों को दलित बना देते थे कि अब तुम यही काम करोगे, हथियार नहीं उठाओगे, ताकि तुम एकदम मॉरली डाउन होते 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 जो है मतलब अंत में आते आते जो है सैकड़ों साल के बाद तुम लगेगा ही नहीं तुम कभी जो है वो वॉरियर जाति में थे। ये सब जो है वैचारिक मामला है। पोल पार्ट ने जो है तमाम लोगों को मरवा दिया और वो अंत में कंबोडिया से जो खमेर रूस पूरा भगा दिया गया। तो वो तो दूर दक्षिण वामपंथी थे और ये दूर दक्षिणपंथी हैं। लेकिन मोडस ऑपरेंडी में क्या अंतर है आप बताइए। तो जो वैचारिक लोगों की सरकार होती है, वैचारिक लोग जब सत्ता में आ जाते हैं तो वो जो है वो क्या कहते हैं सबसे ज्यादा दुश्मनी और सबसे ज्यादा शत्रुता का भाव वो बौद्धिक लोगों से रखते हैं। वो कोई भी बौद्धिक हो सकते हैं, उनके ऊपर चाहे जो आरोप लगाते हैं आपसे बता दें। तो कहने का मतलब है ना कि ये सरकार जो है, इसीलिए देखिए आप शिक्षा का जो अवमूल्यन हो रहा है, जो लेटर हेड कॉलेज, चाहे लॉ कॉलेज हो, चाहे एमबीए कॉलेज हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज, जितने प्रोफेशनल कॉलेज हैं मैक्सिमम आपका क्या कहते हैं आपका वो लेटर हेड कॉलेज बन गए हैं। क्यों? क्योंकि कहीं कोई फैकल्टी नहीं है आपके बता। और उसके बाद जो है मंदन कुमार मिश्रा बीसीआई के चेयरमैन है, वो वही लेटर हेड कॉलेज को मान्यता देने के सर्वोपरि जो है मतलब बीसीआई के अधिकारी हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के। और फिर कहते हैं कि जो परीक्षा होगी तब लड़के वकालत करेंगे। फिर जो है हर 3 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद सर्टिफिकेट आप प्रैक्टिस के लिए अलग से पैसा जमा करके आप जो है अपने अपने बार काउंसिल में अप्लाई कीजिए। फिर वहां से आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलेगा तो आप जो है तब वकालत कीजिए। जज साहब लोग कहेंगे कि लेटर हेड कॉलेज है, तो लेटर हेड कॉलेज है तो खोल कौन रहा है, परमिशन कौन दे रहा है? इसका स्टेट बार काउंसिल और केंद्रीय सेंट्रल बार काउंसिल दोनों संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं आपसे बता जी। तो इसी तरह आपको मेडिकल कॉलेज आपने बता दिया कि 117 कितने सरकारी हैं, कितने गैर सरकारी में फैकल्टी है पढ़ाने वाली। गंभीर सवाल है और कल
हम लोग जब मिलेंगे तो चर्चा करेंगे। जेपी सर शायद आउट हो गए हैं। कल गौतम साहब, कल हम लोग चर्चा करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन में। थोड़ी तैयारी कर लें और थोड़ा सा ऐतिहासिक रूप से इसको समझने की कोशिश करें। बहुत शानदार बातचीत हुई है और पूरा वीडियो देखते रहिएगा, शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। नमो बुद्धाय, जय भीम।